नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक सुखद समाचार हमारा पंजाब इलाका है या पंजाब प्रांत है, उसके लुधियाना कोई एक शहर है। तो ये भारतीय अवाम ताकत दल की जो भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव इत्यादि को तरजीह देते हुए वो लुधियाना स्थित हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये भारतीय अवाम ताकत दल जो पूरे देश में भारतीयता आधारित माहौल लाने की कोशिश कर रहा है, तो यदि वो लोगों में इसका प्रसार हो जाए, इसका प्रचार हो जाए, लोग उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने लगे, तो जो ये धार्मिक कट्टरता दिख रही है, खास करके वो बेअदबी इत्यादि के नाम से, शायद वो न होती। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे भारतीय समाज में किसी भी पंथ की कट्टरता जो है बिल्कुल उसका निषेध है और एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, उसका कोई स्थान नहीं है। और जिस पंथ में कट्टरता का रोग लग जाए तो समझ लीजिए कि वो उस पंथ को नष्ट होने में कोई देर नहीं है। तो कट्टरता को हमेशा दूर रखने की आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे शंकर भगवान की प्रभु भोले शंकर की शिवलिंग है, उस पर कोई कुत्ता जो है अपना ये विष्ठा कर देता है, तो प्रभु भोले शंकर की महिमा यानी वो कहीं जाती नहीं है। तो कोई ऐसा कर भी दे, टिप्पणी कर दे, तो यह उस पंथ की या उस विचारधारा की महानता है कि उसको सकारात्मक रूप में लेकर के और जो है उसको सुधरने का मौका दे। हमारे जो गुरु नानक जी हैं, उनके जीवन का इतिहास कोई पढ़ा है, इतनी सहिष्णुता उनमें थी कि उनको सताने वाले उनके आलोचक वगैरह जो है मैंने वो भी जो है काफी उनकी सहिष्णुता और सहिष्णुता और सहृदयता से उनके शत्रु भी जो है वो प्रभावित हुआ करते थे। मानते हैं कि बाद के गुरुओं में कुछ मिलिटेंट टाइप का ये कैरेक्टर आया था, तो वो परिस्थितियां दूसरी थी और उससे कोई जो है बहुत कुछ जो है उसकी प्रासंगिकता नहीं बनती है। अब तो अपना देश आज़ाद है और
वैसे भी भारतीय आवाम ताकत दल ने कहा है कि ये अलग अलग जो पंथ हैं और उनके जो मानने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं, उनसे यही अपेक्षा है कि वो उसको जातीय तौर पर मनाएं, जातीय तौर पर अनुसरण करें, सार्वजनिक जीवन में उसको न लाएं। सार्वजनिक जीवन हमारा शुद्धता राष्ट्रीय है, शुद्धता भारतीय है। तो इसकी आवश्यकता है। नहीं तो मैंने अपने सामूहिक जीवन में, अपने राष्ट्रीय जीवन में, अपने भारतीय जीवन में जो पंथ को लाया जाता है, ये सबसे बड़ा मैंने वो भारत विरोधी या देश विरोधी ये गतिविधि है किसी ओर से भी। तो इसका भी एहसास वो होना चाहिए। और पांथिक कट्टरता जो है, अब जो अच्छा, और मैंने ये कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तीन ही पंथ में वो कट्टरवादी तत्व ज्यादा मिलते हैं। एक तो हिंदू सनातन में भी मिलते हैं, और इस्लाम पंथ में भी मिलते हैं, और सिख पंथ में मिलते हैं। तो इन पंथों के अनुसरण करने वाले भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है सभी से कि कट्टरवादी तत्वों का बहिष्कार करें और कट्टरवादी प्रवृत्ति को भी कुचलने की मैंने वो उसको कुचलने की पूरी मुहिम चलाएं। यह भारतीय एकता के रास्ते की सबसे बड़ी वो रुकावट है। बताइए, अपना देश जो है सभी पंथ को जो है वो आदर देने वाला ये अपना देश है। इसी में कोई कहता हम धर्म संसद हैं और हमारे ही जो है वो भारतीय भाई बहन के खिलाफ वो कहता है कि हम तलवार उठाएंगे और वो करेंगे, ये करेंगे। तो और इसी की देखा देखी, इसी की जो है वो प्रतिक्रिया स्वरूप जो दूसरे कट्टरवादियों को मौका मिलता है, वो भी कहते हैं कि हम भी जो है वो मारकाट मचाएंगे, हम जो है वो मक्का मदीना के अनुयायी हैं। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे कट्टरवादी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। और भारतीय आवाम ताकत दल ने इसको कई बार स्पष्ट किया हुआ है कि यदि उसको मौका मिलता है, यदि उसका शासन आता है, तो ऐसे कट्टरवादियों तत्वों को और उनकी प्रवृत्तियों को, दोनों को वो कुचलेगा और उसको कुचलना जानता है। तो शायद ऐसे तत्वों का शायद ऐसे तत्वों का नामो निशान भी नहीं रहेगा और उन्हें किसी की इतनी जरूरत भी होगी और इतनी हिम्मत भी नहीं होगी और उसकी आदत भी छूट जाएगी। पांथिक कट्टरता हमारे भारतीय समाज की जो समरसता है, जो होमोजेनिटी है, उसका परम शत्रु है। हर तरह से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जहां भी हों, पांथिक कट्टरता को कुचलने की मैंने पूरी संगठित रूप में कोशिश करिए। और विशेष करके जो राजनीतिक दल इस पांथिक कट्टरता को बढ़ावा देते हों, उसको प्रेशर देते हों, उसको शर्त देते हों और कट्टरपंथी तत्वों को पाल करके उसको मैंने चुनावी फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हों, ऐसे दलों को भी नष्ट में नाबूद करने के लिए जो है अब ठालिए और उसको नष्ट में नाबूद करिए। अब जैसे ये धर्म संसद वाले हैं, देखिए ये इनका प्रकरण बार बार आएगा। इनकी तरह से सब लोग संसद वाले हैं, बगैर जो है योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के द्वारा और जो है जो मोदी जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके बगैर संरक्षण के, बगैर सह के, बगैर परोक्ष या अपरोक्ष सपोर्ट के ऐसा वो कह नहीं वो हो सकते हैं। बगैर ये गद्दार जो राहुल के सपोर्ट के, वो जो सलमान खुर्शीद जो है ऐसी किताब वो लिख नहीं सकता।
जो कि सीधे हमारे हिंदू सनातन यानी जो कि सबसे पुराना माने वो माने एक दर्शन है, आदर्श है, उस पर आक्रमण नहीं करता। और कितना बेहया और वो माने अपने गंदे विचारों का है वो राहुल गांधी। अब लगा यानी जो गद्दारी इस सलमान खुर्शीद ने किया, उसकी गद्दारी को ढकने के लिए उसने नई थ्योरी गढ़ दी कि हिंदू सनातन अलग है और जो हिंदुत्ववाद अलग है। तो सवाल इस बात की कि ऐसे तत्वों को कुचलने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी ने तो बराबर कई बार जो है वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने का तो तमाम उसके माने वो इस तरह से कारनामे हैं। और बस यह है हमारे देश के लोगों को माने उसकी गद्दारी की जानकारी रखते हुए जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी जब उसके इर्द गिर्द चमचों की फौज दिखाई पड़ती है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब कुछ लोग ऑडियंस दिखाई पड़ती है और जो है कुछ जनसमूह दिखाई पड़ता है उसके सामने, तो बहुत दुख होता है। ये बहुत दुख होता है कि इस गद्दार राहुल गांधी के खिलाफ के इर्द गिर्द भी लोग दिखाई पड़ते हैं। और इस गद्दार राहुल गांधी के जो है को मीडिया भी इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानता है। यह बात हमारे हर एक भारतीय भाई बहन को बिल्कुल अच्छी तरह समझना कि यह मीडिया इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानता है। और उसी प्रकार ये बीजेपी इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार के रूप में न माना जाए, न और बेनकाम न हो, इसकी एक बहुत सोची समझी साजिश ये कर रही है। और इतना ही नहीं, सत्ता में रहते हुए राहुल गांधी को जो सुविधा नहीं मिल पाती, वो सुविधा ये मोदी जी इस गद्दार राहुल गांधी को जो हर वक्त जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। उदाहरण ले लीजिए, कोरोना की अवधि में जबकि विदेशी यात्रा करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था और लोग जो है दुबई के थ्रू अन्य वो विदेश के देशों में जाया करते थे दुबई के थ्रू। तो कई लोग अच्छा, और दुबई में बड़े नखरे थे वो मेडिकल इंश्योरेंस और मेहराबा सर्विस इत्यादि तमाम नखरे थे। तमाम हमारे भारतीय भाई बहनों के टिकट जो है कैंसिल हुआ करते थे। इंदिरा गांधी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब जाए तमाम कैंसिल, वो निराश होकर के यात्री लौटते थे। उसी दौरान जब इसको इटली जाना था तो मोदी महोदय का प्रधानमंत्री कार्यालय इस गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट का व्यवस्था किया। कैसे कि यहाँ से नई दिल्ली से वो दुबई, और दुबई से कतर, और कतर से मिलन जो कि इटली में है। तो ये मोदी जी हैं जो इस गद्दार राहुल गांधी को माने देश के खिलाफ गद्दारी करने का हर एक मौका और हर एक सहूलियत उसको प्रदान कर रहे हैं। यह मोदी जी का देश विरोधी कृति जो है हमारे मुल्क को बर्दाश्त नहीं है। बस हमारे देश के लोग ये मोदी जी की ये इस तरह की देश विरोधी माने हरकत को देखें जो कि कहते हैं कि हमारे लिए देश जो है माने नेशन फर्स्ट और पता नहीं क्या क्या जो है वो पाखंडी भाषण करते रहते हैं। तो उनकी असलियत को हमारे देश के लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इनको जाने। आजकल टीवी पर जो पीयूष जैन है तो वो समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी नाटक कर रही है कि मेरा नहीं है, लेकिन है उसी का।
तो पीयूष जैन के घर से जो 194 करोड़ का कैश जो मिला है और कई यानी सोने की ईंटें भी मिली हैं, वो क्या दिखाता है कि चुनाव में, मैंने इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान कैश का इस तरह से इस्तेमाल होकर के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का वोट खरीदा जाता है। ये लोकतंत्र है और ये हमारे चुनाव आयोग के मैंने उसकी नाक, वो नाक के नीचे चलता रहता है। ये तो पकड़ा गया है, लेकिन कई बिल्कुल खुलेआम कैश बांट करके वोट खरीदा जाता है। चुनाव आयोग को भी मालूम है और चुनाव आयोग इस मामले में बिल्कुल अक्षम, इनकेपेबल है। और दिखाने को भले वो कहता है कि हम बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र का तो कोई सवाल ही नहीं है। जहां पर इतना जो है वो कैश का प्रयोग होता हो, ये कैश तो पकड़ा गया। और कितने ऐसे कैश हैं जो कि पकड़ाते नहीं हैं और धड़ल्ले से उनका प्रयोग होता है। तो इस कैश के द्वारा लोकतंत्र को खरीदा जाता है और खरीदा जाता रहा है। चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के तत्वाधान में हमेशा। तो ये तो वो चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत है कि उसी के तत्वाधान में और उसी की उपस्थिति में माने वो कैश के द्वारा जो है वो लोकतंत्र या चुनाव जो है वो खरीदा जाता रहा है। धन बल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा भी लोकतंत्र या चुनाव वो हाईजैक किया जाता रहा है। और बैलेट बॉक्स जो है वो चेंज हुआ करते थे, फर्जी जो है वोटिंग जो है यानी पेपर बैलेट के द्वारा। तो ये हमेशा से प्रैक्टिस रही है चुनाव आयोग की, बिल्कुल जानकारी में उपस्थिति सब कुछ है। तो इस तरह से ये हमारे जो लोकतंत्र की असलियत है कि, और लोकतंत्र का सीधा जो है एक वो कंट्राइव्ड उसका रूप है, एक विकृत रूप है और हाईजैक्ड और अपहृत, मतलब कि हाईजैक्ड एक जो है इसका रूप है कि लोकतंत्र को इसी बहाने ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पैसे के द्वारा, धन बल के द्वारा और बाहुबल के द्वारा हमेशा जो है उसको हाईजैक करती रही है। इन्हीं संस्थाओं के माने सामने चाहे वो उच्च न्यायालय गण हो, चाहे हमारे माननीय उच्च न्यायालय गण हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये वो सबको पता है। तो ये इस तरह से ये लोकतंत्र का कोरा मजाक ये बराबर जो है 60-70 सालों से चल रहा है। तब भी कहते हैं कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। घृणा होती है। तो एक तो ये वो सच्चाई है और पता नहीं कितने कैश का जखीरा अभी भी पड़ा होगा इसमें, मैंने इस चुनाव में दुरुपयोग के लिए। एक पहलू तो ये है। दूसरा, ये मोदी महोदय से सवाल है कि जब वो कमलनाथ मुख्यमंत्री बना था अभी 2-2.5 साल पहले मध्य प्रदेश का, जो इसका सलाहकार था सोनिया का अहमद पटेल, उसी दौरान करीब 4.5 करोड़ का कैश जो है सोनिया गांधी का जो सलाहकार अहमद पटेल था उसके घर से भी करीब 4.5 करोड़ का कैश वो पकड़ा गया था। ये मोदी महोदय बताएं कि जब वो पकड़ा गया था तो उस केस का क्या हुआ। तो किस तरह से
यानी जीएनपीसी के सारे पापों को ढकने वाले हैं मोदी। कह रहे थे ना कि देश ने कैश का पहाड़ देखा, देश ने कई कैश का पहाड़ देखा है, जो और उन पहाड़ों को छिपाने वाले आप हैं मोदी जी। देश को लूटने वाले भी हैं और देश के साथ गद्दारी करने वाले भी हैं। इसी देश में वो सभी देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले और देश के लूटने वालों को बचाने वाले आप हैं मोदी जी। अहमद पटेल के भी घर जो कैश पकड़ा गया था, 450 करोड़ का कैश, मोदी जी बताइए देश को कि उस केस का क्या हुआ। और जो यूपीए काल में जो 2G CWG मतलब कि 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल, तो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाला या CWG कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला और आदर्श सोसाइटी घोटाला और इसरो घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला, जिसके लिए मोदी जी आपकी बीजेपी जो कि उस समय यानी 2004 और 2014 के बीच में विपक्षी पार्टी के रूप में महीनों संसद बंद कराई थी। और आपने भी लूट और इसकी लूट के विषय में कई बार अपने चुनावी भाषण में आपने बोला था कि इस कांग्रेस ने देश को बेतहाशा लूटा है। और भोपाल में तो आपने कहा ही था कि इस कांग्रेस ने देश को इतना लूटा है कि यदि भोपाल में एक लिख करके उसके आगे जीरो बढ़ाया जाए तो जीरो बढ़ते वो दिल्ली तक पहुंच जाए, आपने कहा था। और देश ने इसी भरोसे के साथ आपको वोट किया था, आपको सत्ता में बिठाया था। लेकिन आप सारे घोटाले आप निकल गए, उसके सारे घोटाले आप निकल गए। और कार्रवाई के नाम पर आपको शर्म आनी चाहिए कि मैंने जो अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला, उसमें आपने जो है पूर्व वायु सेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को तो पनिश कर दिया, लेकिन जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी के लोगों को जो नेता लोग हैं उनको आपने बचा लिया। यही आपकी गद्दारी है। कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। आपने अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के केस में जो छोटी मछली थी, छोटा जीव था, वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को आपने उसको लटका दिया। लेकिन जो जेएनपीसी के नेता हैं, जो कि बड़ी मछली जो कि बड़ा माल खाए होंगे, उनको आपने बचा लिया। और कोयला घोटाला, फलान घोटाला, जो ये सारे घोटाले लगभग जो है 35 से 40 लाख करोड़ के हैं। सारे वो भ्रष्टाचारियों को जो चूंकि जेएनपीसी के हैं, मोदी जी यानी इस जेएनपीसी के सारे जो है लूट को, भ्रष्टाचार को और काले धन को आप निगल गए, खा गए। अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं ना, कल आपका भाषण आया था कि देश ने कैश का पहाड़ देखा, सैकड़ों पहाड़ कैश जो है काले धन के। बताइए ना, सिर्फ सोनिया और राहुल के काला धन का, ये तो महज पीयूष जैन का तो महज 194 करोड़ का है।
सोनिया और मनमोहन का 1 से 90 लाख करोड़ का है। तो इसके जो लाख गुना जो पहाड़ है उसका क्या हो रहा है मोदी जी? पीयूष जैन के विषय में आपने कहा कि देश ने कैश का पहाड़ देगा। आपने बोला इस पीयूष जैन से लाख गुना पहाड़ क्या किया? क्या आपने खा गए? आप उसको बताइए, उसको भी देश को बताइए। देश पूछ रहा है आपसे। तो देश के लुटेरों को बचाना जो है आपकी नियत हो गई है। खैर, देश जो है वो देख रहा है और किस तरह से मैंने जीएनपीसी के लुटेरों को भी और गद्दारों को भी अब बचा रहे हैं। और कितनी बेहयाई से, आपकी बेहयाई को भी यह देश देख रहा है कि पीयूष जैन के महज 194 करोड़ को तो आप बोल रहे हैं कि कैश का पहाड़ देखा। सोनिया और राहुल के 1 से 90 लाख करोड़ के काला धन पर आप बैठे हुए हैं। इसके लाख गुना जो पहाड़ है इसका काले धन का, उस पर आप बैठे हुए हैं। उस पर आपकी गिगी बंद है। यही आपका धोखा है वो देश के साथ। तभी आप माने कहते नहीं, बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। आप पर विश्वास हो नहीं सकता। 194 के लिए आप देश कह रहे हैं कि देश ने कैश का पहाड़ देखा। वही सोनिया का जो सहायक है अहमद पटेल, 450 करोड़ जो पकड़ा गया, क्या हुआ उसका? बताइए उसको। देश के लोग देखें कि ये मोदी महोदय ये कितने धोखेबाज हैं अपने अवाम के साथ। कितनी बड़ी धोखेबाजी कर और कितना धूल झोंक रहे हैं ये। देखिए, ये सारी बातें जो कही जा रही हैं इसका कतई मतलब नहीं है कि ये समाजवादी जो है पार्टी जो है दूध की धूल है, कैसे उसी का है और नाम लेती है कि समाजवाद का। गुंडागर्दी, माफिया राज और जो है संपत्तियों को कब्जा करना, तो ये तो उसकी फितरत है। और भ्रष्ट, लूट, उसकी भी ये पर्याय है। और सबसे बड़ा ये चीज है कि ये सब झूठ बहुत बोलते हैं। मोदी खुद झूठ बोल रहे हैं। मतलब कि अब मैंने देश जाने कि इतने बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार के कांड थे, कम से कम सोनिया मनमोहन का जो 2004 से लेकर के 2014 तक जो है जो कि जिसके लिए कि उसमें की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी महीनों जो है वो संसद बनकर आई थी। सारे घोटाले और इसी भरोसे पर देश ने जो है मोदी महोदय को वोट दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था। सारे घोटाले आप खा गए। बताइए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिस विश्वास के साथ इस देश की जनता ने आपको वहां बिठाया इस कुर्सी पर और प्रधानमंत्री बनवाया, ये और आपका ये दूसरा टर्म भी चल रहा है, जिसमें कि लगभग दूसरे टर्म में भी आपका 3.25 साल तो माने बीते ही गया। तो 8.25 साल टोटल होने के बाद भी यानी आप जो है चू तक नहीं बोल रहे हैं। जिस लूट को लेकर के कि भाई कि आप इसका हिसाब करेंगे, काला धन लाएंगे, सारे जो है वो भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह पहुंचाएंगे और आप पूरा केस पर गंडुली मार के बैठ गए। सांस तक नहीं ले रहे हैं। घी तक बंद है आपकी और आपके बीजेपी वालों की और सारे जो है वो मंत्रियों की। तो ये देश देख रहा है। देश ये देख रहा है कि देश को लूटने वाली, देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली और देश के साथ दुश्मनी करने वाली ये जीएनपीसी और जीएनपीसी को बचाने वाले आप
देश ने अब तक यानी यही वो झेला है। तो आपको नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि आप जो है पीयूष जैन के जो है वो एक महज जो है 194 करोड़ को आप कहते फिरे कि ये देश ने कैश का पहाड़ देखा, और इसी का लाख गुना 190 लाख करोड़ के कालाधन पर आप जो है उस पर आप बैठ जाएं, उस पर आप चुपचाप बैठ जाएं और आप मुंह न खोलें और आपकी घी बंद हो जाए, तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है आपका। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस पाखंडी जो मोदी महोदय हैं, इनको गौर से देखें कि किस तरह से जो है ये पाखंड करके जो है छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके ये तमगा लूट रहे हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ को जो है ये बचा करके देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के यही केस में नहीं, जब कोई उपद्रव होता है तब भी आपकी यही शैली जो है देश के साथ धोखेबाजी वाला वही करते हैं। अब देखिए, इसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस तरह का माने खतरनाक भारत विरोधी नारा खुलेआम जेएनयू के प्रांगण से कन्हैया कुमार ने लगाया। आपकी बीजेपी उस कन्हैया कुमार को गद्दार नहीं बोलती है, ये भी जानिए। वो कहती है एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। देखिए दरअसल ना, इतना आप में सेंस होना चाहिए कि इस तरह का नारा जब भी कोई लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये हमारे देश की सार्वभौमिकता या संप्रभुता पर सीधा हमला है मोदी जी। और इसका एहसास कभी कभी आपको होता है। आप जब पिछले साल जो है वो लद्दाख के मसले पर जबकि भारत और चीन के बीच में दोनों ओर की सेनाएं जो है सीमा पर जमी हुई थी, तो भारतीय सेना का प्रधानमंत्री की क्षमता में जब आप जो है अपनी सेना का हौसला अफजाई करने के लिए आप लद्दाख जब आप गए थे, आपने कहा था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। तो संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता पर आक्रमण, किसको आक्रमण मानते हैं? और हमारी सेना जो है वो मैंने अब सीमाओं की रक्षा करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करती है, ये सब आपको मालूम है। और उसी प्रकार आपको ये भी मालूम होगा कि जो ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो भी हमारी संप्रभुता पर सीधा आक्रमण है। लेकिन उसके साथ आपने क्या किया? उस कन्हैया कुमार को सीधे जो है सेना के हवाले करना चाहिए था, क्योंकि आप बोलते हैं कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है। तो ये नेशन फर्स्ट है और नेशन की सॉवरेंटी पर कोई तब इस तरह से हमला कर रहा है, तो उसको आप अदालत के हवाले कर रहे हैं। और आप ही की मैंने इस तरह की देश विरोधी मैंने करतूत के कारण जो है देश के अंदर जो है जितने भी गद्दार थे वो बरसाती मेढक की तरह सामने आ गए। गद्दार राहुल गांधी को मौका मिल गया उसको समर्थन देने का, उस गद्दार कन्हैया कुमार को समर्थन देने का इस गद्दार राहुल गांधी को मौका मिल गया, संसद में भी दिया और जो उसने संसद के बाहर भी दिया उसने। और उस गद्दार कन्हैया कुमार से आपके अधीन जो ये मीडिया है, जो समाचार माध्यम है, इस टेलीविजन ने उस गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया। डूब कर मर जाने चाहिए। शर्म नहीं आती है कि उस गद्दार कन्हैया कुमार से आपका ये जो वो टेलीविजन ने वो टॉक शो चलवाया।
और किसी 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 टॉक में आपका जो वो था, ये समित पात्रा भी शामिल था। तो गद्दारों को आप जो है को छिपाने का आपकी एक मुहिम है, माने बस टुकड़े टुकड़े गए। और इसको जो ये राहुल गांधी को, पप्पू को गद्दार मत मानो, शर्म आनी चाहिए आपको। सुनने में आ रहा है, पता नहीं माने कहां तक सत्य है, लेकिन सुनने में आ रहा है, हो सकता है कि आपके बीजेपी के लोग इस बात को काट दें। कोई एमएलए या तो पश्चिम बंगाल वो पश्चिम बंगाल का या बिहार वगैरह का कह रहा है कि किताबों से जो है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस आदि का नाम बिल्कुल निकाल देना चाहिए, वहां पर सिर्फ गोडसे का नाम होना चाहिए और सावरकर का। और शायद वो अकेले नहीं कह रहा होगा, यह आपके बीजेपी की पूरी मंशा है। जब से ये भारतीय जनता दल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन हमारे अमर शहीदों ने, राष्ट्रभक्तों ने अपने 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 प्राणों की आहुति दे करके, अपने प्राणों का बलिदान दे करके सिर्फ इस देश को आजादी नहीं कराया, देशभक्ति का एक वो जज्बा दिया। और जब ये इस देशभक्ति के असली स्वरूप से जो है वो अवगत कराने की बात आती है, तो ये नकली किस्म के जो कि गोडसे के ऊपर, फलाने के ऊपर, ढकाने के ऊपर जो छद्म राष्ट्रवाद है बीजेपी को और आपका, उसकी कलई जो है वो खुलने लगती है। इसीलिए हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद आजम भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए और अशफाकुल्लाह हुए और खुदीराम बोस हुए, इनकी कुर्बानी और शहादत को दबाने के लिए जो साजिश जेएनपीसी ने किया है, वही साजिश आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नकली राष्ट्रवाद है, जो कि गोडसे के नाम पर है, सावरकर के नाम पर है, उसकी कली जो है वो खुलती जाए। भारतीय जनता दल वीर सावरकर का सम्मान करता है। गोडसे नेहरू को बचाने का एक जो है वो एजेंट है। यदि गोडसे न होता, और गोडसे नहीं कबूल करता, तो कम से कम देश ये जानता कि गांधी की हत्या में उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का हाथ है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन देश को जानना चाहिए। यह आरएसएस जो है इस जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है। आरएसएस माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इस जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस, जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो कांग्रेस कहते हैं। और उसने भी छल कपट से नाम ले लिया, वो चुनाव आयोग से अपना पंजीकरण करा लिया। लोग भी कांग्रेस कहते हैं, लेकिन कांग्रेस वो है नहीं। जो उसका चरित्र है, जो उसका फितरत है, यही है गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस। तो वो कांग्रेस हमेशा से माने जिन्होंने अपने प्राण दिए और अपना कुर्बानी और शहादत दी, सुभाष चंद्र बोस और अशफाकुल्लाह और चंद्रशेखर आजाद और हमारे भगत सिंह वगैरह, इनके महत्व को इनके महत्व को छिपाने के लिए बहुत लंबी साजिश की है। और वही साजिश आप और आपकी पार्टी भी कर रही है। और अब तो ये बात सामने भी आ रही है कि बातें उठने लगी हैं कि भाई किताबों से भगत सिंह के और जो है इनके और सुभाष चंद्र बोस के और चंद्रशेखर आजाद के और अशफाकुल्लाह के, खुदीराम बोस की गाथाएं निकाल करके सिर्फ गोडसे को रखा जाए। और ये गोडसे और सावरकर को देखिए, गोडसे और सावरकर को रखने की जो आपकी योजना है, जो मंशा है बीजेपी वालों की और आपकी, वो सिर्फ जेएनपीसी को फायदा, वो जेएनपीसी को
फायदा ही नहीं, उसके सारे पापों को धुलने की एक साजिश है। ज्यों ही गोडसे का नाम लिया जाता है, गोडसे को आप जो आपके सुबह सालार आपके बीजेपी के या आपके सुबह सालार जो ही उसको देशभक्त करना शुरू कर देते हैं, तुरंत जो है जेएनपीसी को मौका मिलता है कि देखिए भाई ये गोडसे की पार्टी है, तो ये गांधी के हत्यारे की पार्टी है और हम गांधी जी की पार्टी, यह पूरा मौका अब देते। और सावरकर जी जो इतने बड़े देशभक्त हैं, उसको जेएनपीसी पूरी जेएनपीसी की मंडली, पूरा वामपंथी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, अरे छोटे छोटे जो ये असदुद्दीन की जो पार्टी AIMI वाले, बस उन्होंने माफी मांगी। अरे माफी मांगने पर जो उन्होंने यातनाएं जो सही, क्या उन जेल की जो यातनाएं जो मैंने वीर सावरकर ने सही जो है, क्या उसकी बराबरी ये गद्दार नेहरू कर सकता है? इसे ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कभी भी वो यातना सहा, कभी भी जो अंडमान निकोबार की जेल में गया। तो ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी वाले जो है कि जो है क्या तर्क वो देते हैं। अरे अब तो ये भी सामने आ रहा है कि चाहे नेहरू हो चाहे गांधी हो, जब जेलों में अंग्रेजों के जमाने में जब जेल में बंद हुआ करते थे, इनके वही ठाट बाट जो इसमें जब लालू था बंद जेलों में, तो वही पूरा मैंने रासाई ठाट बाट मिलता है। वही ठाट बाट अंग्रेज जो है जब इनको बंद करते थे, गांधी और नेहरू को, वो रासाई वाला ठाट बाट। हाँ, क्रांतिकारी जब बंद हुआ करते थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे और लोग हो, पूरी यातनाओं के साथ। यह देश को उनको जाना चाहिए। तो जो कभी यातना सहा नहीं, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है, उसकी बराबरी जो यानी वो बराबरी करता है इनसे, वो सावरकर से। और सावरकर को ये सब जेएनपीसी वाले वो नीचा दिखाते हैं। और जब नीचा दिखाते हैं तो बीजेपी वाले जो है बिगी बिली बन जाते हैं। बस उन्होंने माफी मांगी का एक हवा जो है वो खड़ा करते हैं। तो ये कायर किस्म का जो है ये राजनाथ सिंह बोलता कि हम माफी तो मांगे थे, लेकिन वो महात्मा गांधी की, हालांकि मेरे मुंह से यानी महात्मा शब्द तो बहुत मैंने क्या कहते कि वो बेकार सा लगता है। महात्मा तो है भी नहीं है। इस देश का मोहनदास करमचंद गांधी ने जो व्यवहार किया अपने मुल्क के साथ जो है, महात्मा के काबिल है ही नहीं। इन समूहों ने, जेएनपीसी वालों ने अपने ढाल के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने शील्ड के लिए इसको महात्मा और राष्ट्रपिता वो बनाया हुआ है। तो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि जो है वो गांधी के कहने पर वो माफी मांगे थे। तो कहने का मतलब ये सब जो बीजेपी वाले हैं, इस जेएनपीसी के आगे हाँ, जेएनपीसी के प्रवक्ताओं के आगे, जेएनपीसी के प्रवक्ता हुए और जो उसके नेता हुए, इस तरह से भीगी बिली बनते हैं, इस तरह से नैतिक रूप से बिल्कुल हीन हो जाते हैं कि देश विश्वास करे, ये यकीन करे कि नहीं भाई जेएनपीसी जो कह रही है वो सही है, ये गलत तो ये बीजेपी वाले। ये भी बहुत बड़ी साजिश है। और ये उसी साजिश का हिस्सा है कि जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस और ये आरएसएस का वही संबंध है कि आरएसएस जो है जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है। एंड कैट्स पा बोले अंग्रेजी में। बिल्ली का पंजा मतलब यह है, बिल्ली का पंजा एक मुहावरा है, उसका अर्थ यह होता है कि जो बिल्ली का पंजा की भूमिका निभा रहा है वो शख्स, जिसके लिए निभा रहा है उसके लिए वो काम करे जो कि और किसी के बस का ना हो और किसी के बूते का ना हो। बताइए ना, हमारा देश भारत के संविधान से गवर्नड है, उसके द्वारा जो है मैंने संचालित है, नियंत्रित है।
और आदेशित है और निर्देशित है। इसलिए हमारा देश क्या है? भारतीय गणतंत्र है और भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है। ये तो सच्चाई है। इस सच्चाई को झुठलाते हुए वो जो आरएसएस वाले बोलते हैं, या आरएसएस का मुखिया भागवत बोलता है कि यह वो हिंदू राष्ट्र है, और जब उसको कन्फ्रंट किया जाता है कि भाई कैसे कर रहे हो, ये अपना देश तो अपना देश तो भारत गणराज्य है, तब कहता है कि अरे हम अपने देश में जितने लोग भारत के लोग हैं उनको हम हिंदू मानते हैं। अरे बेवकूफ तुम्हारे माने से क्या होता है जी? तुम्हारे जैसे दुष्ट और दुष्टों को और जो है बेवकूफों के माने से क्या होता है? इसमें हमारे देश में इस्लाम पंथ के मानने वाले हैं, ईसाई पंथ के भी मानने वाले हैं, सिख पंथ के भी मानने वाले हैं, और बौद्ध जैन और पारसी के भी हैं। सबको तो तुम वो बोल दोगे हिंदू? तो इस तरह का काम जो है वो आरएसएस ही कर सकती है। और उसके बोलने से वो खास करके जैसा मैंने बताया कि हमारा इस्लाम आस्था वाला जो भारतीय भाई बहनों का तबका है, उसकी एक विशेषता, उसकी एक परमानेंट कमजोरी है कि वो झूठ और अफवाह का सबसे पहले शिकार होता है। लेकिन भारतीय जनता दल शायद जगा रहा है उनके कि भाई आप किसी भी झूठ और अफवाह का शिकार मत होइए। तो इस आरएसएस के झूठ का वो शिकार फट से हो गया कि भाई हिंदू राष्ट्र है, और फिर तब तक उधर भी मुल्ला उल्ला रहे, तो मुल्ला उल्ला ने इसको भुनाना शुरू कर दिया। हाँ भाई, ये आरएसएस जो है वो सही कर रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, अब आपके इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का क्या होगा, हमारे कुरान का क्या होगा, शुरू हो गया। तो इस तरह की जब दहशत फैली, तब एनपीसी गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी कागज कहाँ भाई? हाँ, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, यदि हिंदू राष्ट्र नहीं भी है तो बना देंगे। तो मेरी झोली में आओ और मेरी झोली में गिरो। मैं जो है आरएसएस और बीजेपी को दूर रखूंगा और इसको कम से कम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। तो इस तरह से दहशत फैला करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का मानसिक दोहन किया, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो इसलिए ये एक उदाहरण मैंने काफी और भी तमाम वाकयात हैं कि यह जो आरएसएस जो है वो इस एनपीसी का बिल्ली का पंजा है। इसीलिए शायद ये भी खबर आई है कि 2018 में ये खास करके छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान में आरएसएस ने संदेश दिया था कि इस कांग्रेस को मरने मत दो। देश ने यह भी देखा था कि जिस मुहिम को बीजेपी वालों ने 4 साल तक चलाया कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत का, वो कांग्रेस मुक्त भारत, उस कांग्रेस मुक्त भारत की इस आरएसएस ने 1 मिनट में हवा निकाल दी कि ये बोल करके कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत ऐसी कोई चीज नहीं है। कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है और इसका भी जो है भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। ये बोल करके बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही 4-5 साल से चलाई जा रही कांग्रेस मुक्त भारत की इस आरएसएस ने हवा निकाल दी, और हवा निकाल करके तो फिर जो है इसी एनपीसी या कांग्रेस को बचा लिया इस आरएसएस ने। तो ये आरएसएस की रक्षा कवची नहीं है। आरएसएस जो है इस एनपीसी की सिर्फ रक्षा कवच ही नहीं है, ये उसका बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा है। और उसी के निर्देशों के अनुसार जो है बीजेपी जो है सिर्फ दिखावे के रूप में इसका विरोध करती है इस एनपीसी का, लेकिन उसके जो खतरनाक उसका चेहरा है कि यह देश की गद्दार है, देश की लूटने वाली है और देश का सबसे बड़े अभिशाप है, इस चेहरे को बीजेपी और मोदी महोदय छिपाते रहते हैं। यही कारण है। ये सारे मौके देते हैं
इसको मोदी महोदय इस गद्दार राहुल को कि दिन रात वो झूठ बोलता रहे। और खैर देश ये देख रहा है कि ये जेएनपीसी के को कैसे ये बेनकाब करेंगे, इस डकैत जेएनपीसी को कैसे बेनकाब करेंगे, जो नैतिक रूप से इतना गिरा हुआ है इस जेएनपीसी। कौन जेएनपीसी? जो इस देश की सबसे बड़ी डकैत और दुश्मन है, गद्दार है, उसके आगे ये मोदी जी इतने नैतिक रूप से हीन हैं, ये इतना वो डिमोरलाइज्ड हैं कि जो इस देश का सबसे बड़ा वो भ्रष्टाचारी है, जिसने देश को बेतहाशा लूटा है, और उतना लूटा है वो मोदी जी ने क्या कहा उसको छोड़ दीजिए, जितना वो जो मोहम्मद बिन कासिम जो पाला आया था वो लुटेरा। देखिए लुटेरा की जब बात आती है, भारतीय जनता दल ने बहुत स्पष्ट किया और यह देश को जानना चाहिए, लुटेरे के रूप में मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद गजनी था, मोहम्मद गोरी था, नादिर शाह था, शक थे, हूण थे, और जो है अंग्रेज, ये सब लुटेरे हैं। लेकिन ये बीजेपी के जो है वो देश विरोधी तत्व हैं, वो हमारे जो मुगल सल्तनत है, जो लोधी वंश है, जो हमारे जो है शेषासुरी हैं, इस सबको जो है आक्रांता बोलते हैं। सब बताइए, हमारे देश में जितने भी स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें काफी योगदान है इसे मुगल काल हुए, सल्तनत हुए और भी क्या, उसको ये आक्रांता बोलते हैं। भारतीय जनता दल का स्पष्ट कहना है कि ये आक्रांता क्या बोलेंगे, आक्रांता बोलने वाले ही जो है वो इस देश के गद्दार और आक्रांता है। वही खुद किसी भी बीजेपी वाले से, आरएसएस वाले से, विश्व हिंदू परिषद वाले से, या अखाड़ा पखाड़ा वाले से, या धर्म संसद वाले से पूछिए कि भाई किस आधार पर आप बोलते हैं आक्रांता, किस आधार पर उनको इतनी घृणा और जार। तो बस उनका एक ही तर्क रहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। तो इन देश के दुश्मनों को अब भारतीय जनता दल स्पष्ट बोलेगा, इन देश के दुश्मनों से पूछना चाहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है, ठीक है, उसने मस्जिद भी तोड़ी है। और जहां तक मंदिर तोड़ने वाली बात है, तो मंदिर जो है वो जो ये मोदी महोदय है, अब तो इसमें ये प्रधानमंत्री है ना, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अहमदाबाद में अतिक्रमण, ये इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए सैकड़ों मंदिर सैकड़ों मंदिर इन्होंने तोड़वाया था, सैकड़ों मंदिर टूटे थे इनके मुख्यमंत्री काल में। और मैं स्वागत करता हूं जनता की सहूलियत के लिए, जनता की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, यदि मंदिर टूटता है, मस्जिद टूटती है, गिरजाघर टूटता है, या गुरुद्वारा टूटता है, टूटे, देश हित, जनता हित सर्वोच्च है। ठीक है, उन्होंने समर्थन कर, मैं और जो है भारतीय जनता दल जो मोदी जी ने अतिक्रमण हटाने के लिए और जनता की सहूलियत के लिए जो मंदिर तोड़वाया वो सही है। तो जब मोदी जी जब तोड़वाए मंदिर को तो सही है, औरंगजेब जब तोड़े तो वो गलत है। तो इस तरह से जब भी आप पूछताछ आप करेंगे तो ये जो कट्टरवादी जो तत्वों के द्वारा जो वो रचित माने फैब्रिकेटेड है, कंकॉक्टेड, रची हुई कहानियां आपको मिलेंगी। और उन्हीं कहानियों के आधार पर ये बोलते हैं आक्रांता है और आक्रांता बोलने से फिर वह समाज में एक नफरत, भेद विभेद, और उसका असर ये होता है
कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वो हमारे देश के इतने आदर्श हैं, स्वामी जो है स्वामी विवेकानंद हैं, और रामकृष्ण परमहंस हैं, कबीर हैं, सूफी संत हैं, इनमें अपना आदर्श नहीं ढूंढते हैं। वो चले जाते हैं वहाँ सऊदी अरब में, टर्की में, वहाँ। यही कारण है। उनको भी कहना चाहिए कि जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए सारे आदर्श इसी भारत की मिट्टी में है। उनके आदर्श जो है स्वामी विवेकानंद भी हैं, रामकृष्ण परमहंस भी हैं, कबीर भी हैं, और सूफी संत भी हैं, रविदास भी हैं। तो उनको भी चाहिए कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि ऐसे तत्वों पर जो है वो काबू रखें कि मैंने वो वहां से आदर्श वो ढूंढ के लाते हैं, टर्की और जो है सऊदी अरबिया से। और उसके साथ साथ ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंदू यानी वो हिंदू सनातन के इनको जो वो आक्रांता बोलते हैं। बताइए, अकबर को बोलते हैं आक्रांता, औरंगजेब को बोलते हैं आक्रांता। तो ऐसे तत्व जो है देश विरोधी हैं, कट्टर देश विरोधी हैं। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है। और जरा जानिए कि जो शेरशाह सूरी जो भारत का बादशाह था, वो सम्राट था, सिर्फ 5 साल के लिए उसने जीटी रोड बनवाई, और उसे जीटी रोड के किनारे उसने पेड़ लगवाए, सराय बनवाई मुसाफिरों की खिदमत के लिए, सहूलियत के लिए, आराम के लिए। उसको भी बोलते हैं आक्रांता। तो सवाल है कि ऐसी सोच को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन संयुक्त रूप से एक होकर के इन कट्टरवादी तत्वों को पहचाने और इनके इलाज की सोचें इनको। तो बात चल रही थी कि ये जो जेएनपीसी है, जितना वो जो लुटेरे कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम पहला था वो लुटेरा। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, और जो शक और हूड़, और वो नादिर शाह जो ईरान से आया था, और अंग्रेज, इनकी सारी लूट को मिला दीजिए, और उसमें जो है इन्फ्लेशन फैक्टर अब लगा दीजिए। इन्फ्लेशन फैक्टर माने वो इसका मुद्रास्फीति का कारक। तो इन्फ्लेशन माने जोड़ दिया, और उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर भी लगा दिया। इसके बाद उसका हजारों लाखों करोड़ों गुना जो है इस जेएनपीसी ने इस देश को लूटा है। तो इतनी बड़ी डकैत जेएनपीसी को जो है ये मोदी महोदय, बीजेपी वाले जो है सिर्फ आरएसएस के कहने पर इसको बचाते रहते। यह इस देश को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि इन ताकतों को बिल्कुल भारत की पावन धरती से नष्ट में नाबूद करना है। और इनकी बातों में देखिए, जो सच्चाइयां जो है भारतीय जनता दल बता रहा है, इन सच्चाइयों की ओर से ध्यान बटाने के लिए ये मीडिया वाले बस पीयूष जैन 194 करोड़, पीयूष जैन 194 करोड़, ये मीडिया वाले से सवाल पूछना चाहिए कि इस जेएनपीसी का लूटा हुआ 12 लाख करोड़ पर जो मीडिया की गिगी क्यों बंद है। इसलिए मीडिया भी इस देश की बहुत बड़ी दुश्मन है, बहुत बड़ी गद्दार है। यानी जेएनपीसी की लूट का 12 लाख करोड़ को ढक के रखना, और छिटपुट जो है वो पीयूष जैन आ गए, फलाने के पूरे मीडिया के द्वारा लोगों के मेंटल ऑक्यूपेशन, पूरे क्या कहते हैं वो नजरबंद, मानसिक नजरबंद, या साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशन करके रखना, ताकि लोगों का ध्यान जो है जेएनपीसी की उसे भयावह लूट की ओर न जाए।
तो मीडिया वाले भी कितने जो है वो हैं, और इस मीडिया में जब भी उसको मौका मिलता है फिर उसी डकैत जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करने लगते हैं। और कुछ पत्रकार तो इतने बेहया किस्म के हैं, मैं बताना चाहता हूँ, एक मुकेश कुमार है, और जो है वो आशुतोष है, और फिर उसी में आता है वो अशोक बान खेड़े आता है उसमें, और इस प्रकार जो है अजीत अंजुम वगैरह जो है, ये सब इतने देश के गद्दार किस्म के पत्रकार हैं कि जानते हुए कि इस देश की सबसे बड़ी अफसर जेएनपीसी है, उसी के पक्ष में चुनावी माहौल। लेकिन ये सब के सब जो है हमारे मोदी जी के तत्वाधान में पल रहे हैं। ये राष्ट्रवादी आपको लगते हैं? सारे देश के दुश्मनों को मोदी जी पाल रहे हैं, और फिर भी इनकी बात नहीं जाती है कि नेशन फर्स्ट और हमारे लिए जो है देश सबसे पहले। बिल्कुल नहीं। आपके लिए आपके देश की प्राथमिकता तो है ही नहीं। आपके प्राथमिकता है सत्ता हथियाना। खैर, और अब देखिए कोरोना की शायद तीसरी लहर या चौथी लहर जो भी है, तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन आई है, और ओमिक्रॉन का वो संक्रमण की दर जो है बड़ी खतरनाक है। अब उसके विषय में ये बीजेपी के सिपा सालार जो है वो मैंने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिए कि इससे कोई खतरा नहीं है, फलाना है, ढेका नहीं है। और इन्हीं के कुछ सलाहकार जो है चुनाव आयोग में भी बैठे हैं, वो भी करना शुरू कर दिए कि हमने तो कोरोना काल में जो है बिहार में चुनाव करवाया है, और पश्चिम बंगाल में करवाया है, तो इसमें भी करवा लेंगे। तो इस तरह की जो बौद्धिक वर्ग, चाहे वो चुनाव आयोग में हो चाहे कहीं हो, वो बौद्धिक वर्ग इतना बौद्धिक बेईमानी का वो शिकार रहता है कि अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए किस तरह का कुतर्क वो गढ़ता है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, जो पंचायत चुनाव में हुआ, उसमें हजारों लोग मरे हैं। ये भी वो जो है जो बोल रहा था चुनाव आयोग का अधिकारी, उसको जानना चाहिए। इसीलिए तो मद्रास उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि क्यों न चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तो इस संबंध में जब ये ओमिक्रॉन का संक्रमण चल पड़ा है, तो यह चुनाव आयोग को गंभीर होना पड़ेगा, और गंभीर होकर के इस चुनाव को टालने के लिए चुनाव जो है शांति में खास करके उस दौर में जिसमें कोई जनहानि ना हो, आप इसको टाल करके वहां पर ले जाइए जहां पर जनहानि ना हो। और इस बात का ख्याल जो है, इस बात का ख्याल चुनाव आयोग को करना पड़ेगा कि जब एक बार जो है वो वार्निंग बेल या चेतावनी की घंटी जो है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दे रखी है कि भाई जान है तो जहान है, मतलब कि लोगों की जान बचाइए और चुनाव वगैरह जो है बाद में देखने की बात है। तब भी यदि चुनाव आयोग आमादा है कि नहीं टालेंगे नहीं इसको, तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं है। तब फिर यदि कोई मौत होती है इस चुनाव के दौरान, उसका सिर्फ जिम्मेदार वो जो चुनाव आयोग होगा। और तब ये हमारे जो है माननीय उच्च न्यायालय गण या माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीधे जो है वो कह सकता है कि अपनी जिद के चलते जो इसने चुनाव करवाया है और लोगों की जान गई है, तो हत्या का मुकदमा इसके ऊपर जो है चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता का दल उसके आगे भी कह रहा है, यदि चुनाव के चलते और जो है इसे कोरोना में यदि चुनाव कराया जाता है और हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जाती है, तो माननीय
सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय उच्च न्यायालय गण से ये दरख्वास्त है कि हत्या का मुकदमा सिर्फ चुनाव आयोग पर ही न चलाएं। जो पार्टियां और खास करके मोदी जी बहुत फीता उता काटे हैं, तो इसके कारण जो है जो चुनाव को बटोरना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये जो और शायद जीएनपीसी के जो कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं कि चुनाव इसी ओमिक्रॉन के संक्रमण के दौरान ओमिक्रॉन के संक्रमण के दौरान ही हो जाए। तो हत्या का मुकदमा सिर्फ जो है चुनाव आयोग पर ही नहीं, बल्कि इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी का, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बीजेपी के नड्डा, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी, इनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा जो है वो हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यदि चुनाव के दौरान हमारे किसी भी भारतीय भाई बहन की जान जाती है तो ये हमारी जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण से ये विनम्र विनती है कि इनकी लाख मना करने के बाद, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चेतावनी के बाद भी ये सब आमादा है चुनाव आयोग और तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कि नहीं, इसे कोरोना की अवधि में ही जो चुनाव इस कोरोना के अवधि में ही चुनाव कराया जाए और ये और लोगों की लाशों पर जो है ये पार्टियां जो है वो सत्ता हथियाएं, तो कोई बात नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय गण यह हत्या का मुकदमा सिर्फ जो है चुनाव आयोग पर ही न चलाएं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जेपी नड्डा और मोदी जी के ऊपर भी हत्या का मुकदमा अवश्य चलाएं, और तब जाकर के ये लोग मानेंगे और देश देखेगा। लेकिन इसके पहले इनको बहुत बड़ी सजा जो है हमारी आवाम वो दे सकती है ईवीएम मशीन पर। शायद ये चोट उनको ज्यादा लगेगी और मुकदमा वगैरह तो इनके पास पैसा रुपया है जो है और प्रभाव है, ये मैनेज भी कर लेंगे। मुकदमा तो एक साधारण किस्म का जो रसूख वाला है, यानी वो मैनेज कर लेता है। तो मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय गण के आदेश के बाद कि इन पर हत्या का मुकदमा चले भी बड़े आराम से मैनेज करने की इनकी क्षमता होती है। लेकिन जो चोट आप जो है मशीन पर देंगे वो चोट इनको असर करेगी। इसलिए भारतीयता के आधार पर एक होकर के आप जो है इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करिए। आप तब देखिए आपके पक्ष में माहौल बनेगा और इन देश विरोधी ताकतों को और देश को बिखरने करने वाली ताकतों का जब सर्वनाश शुरू होगा तो वह इस देश के लिए जो है वो शुभकारी होगा। दैट विल ऑगर वेल। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।